तो अब हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। विकास की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो विकास की बात कैसे होगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, किसी ज़िले के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये भूमिका कैसे काम कर रही है, कैसे अंजाम दे रही है हर काम को, और या यूँ कहें कि कैसे सरकार नीतियों को अमली जामा पहना रही है। मैं चर्चा के लिए मंच पर अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे जो पहले पैनलिस्ट जो हैं विश्राम मीणा जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ पधारिए स्टेज पे। आप संभागीय आयुक्त बीकानेर से हैं। आप प्लीज़ पधारिए सर, सेकंड सीट पे सर। थैंक यू। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी नम्रता वैष्णवी जी। प्लीज़ आप मंच पर पधारिए, ज़ोरदार तालियां बजाइए। मयंक मनीष, मैं आपका भी स्वागत करूंगी, प्लीज़ मंच पर आइए सर। और अपर्णा गुप्ता, आप ही प्लीज़, आप आयुक्त हैं BDS, प्लीज़ बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए ज़रा हमारे पैनल जो हमारे आज यहाँ पर मौजूद हैं। और पहले पैनल से हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं हमारे सहयोगी रौनक व्यास को कहना चाहूँगी कि रौनक, ज़रा बताइए कि बीकानेर में, क्योंकि हम विकास की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। और क्योंकि हमारे तमाम पैनल जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पैनल बैठ चुका है, और इसकी शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू रौनक। क्यों रौनक? नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर में आपका स्वागत है। आज बात होगी तमाम उन मुद्दों की जो जुड़े हैं हर जनता से, हर व्यक्ति से। बात होगी पंचायत में बैठे सबसे बड़े नेता के तौर पर जुड़ा मेघवाल से, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में मौजूद तमाम उन विधायकों से। इस बात के साथ, क्योंकि बीकानेर अपनी संस्कृति, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज मुद्दे होंगे, बात होगी, विकसित भारत की बात होगी। इन तमाम चीज़ों के साथ हम रखेंगे बात उद्योगपतियों से होगी कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, बीकानेर किस तरह से विकसित हो। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों से कि उन्होंने पिछले 2 साल में सरकारी योजनाओं को कहाँ तक पहुँचाया। बात होगी विधायकों से, मंत्री से, तमाम लोगों से। तो लिए चलते इस सफर पर खास कार्यक्रम के जरिए। ओवर टू यू चंद्रश्री। थैंक यू रौनक, थैंक यू सो मच। और रौनक जी राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं एज एन रिपोर्टर, और बहुत अच्छे सहयोगी हमारे, काफ़ी मदद भी करते हैं। और क्योंकि आज हमारे पास हमारे पहले पैनल पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आप जानना चाहते हैं बड़ी बेसब्री से कि किस तरीके से विकास हो रहा है बीकानेर में, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले मेरा सवाल है विश्राम मीणा जी आपसे। आप प्लीज़ अपना माइक ले लीजिए। जी, माइक ऑन है सर। तो सबसे पहले विश्राम जी से मेरा सवाल आपके से यही रहेगा कि इतना बड़ा संभागीय भूभाग है, कई चुनौतियां आई होंगी, आपने भी देखा, आपने फेस किया होगा, कई आवश्यकताएं हुई होंगी, और संभागीय आयुक्त के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की जो मंशा है और योजना है, उसको किसी भी क्षेत्र में विकास को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, क्योंकि सरकार हमेशा ये बात कहती है, उसे कैसे कर सकते हैं और क्या देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि आप पहले ही वक्तव्य दे चुकी हैं, बीकानेर संभाग निश्चित रूप से राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण संभाग है। और अगर देखा जाए तो आर्थिक, भौगोलिक और एक तरीके से सामरिक दृष्टि से इस संभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले, जो कि धान के कटोरे के नाम से एक तरीके से प्रसिद्ध हैं, वहाँ के किसान की जो पसीने की जो बूंद है, वो निश्चित रूप से उनके श्रम और उनकी जो मेहनत है उसको प्रदर्शित करती है। और आज देश के बहुत बड़े भूभाग में वो निश्चित रूप से अन्न उत्पादन करके और उसको आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों ज़िलों में जो हमारी खेती है वो बहुत ही समृद्ध हो। वैसे ऑलरेडी बहुत सारा एरिया हमारा ऑलरेडी कवरेज है, लेकिन खेती की दृष्टि से और भी ये ज़िले समृद्धशाली हो, ऐसा निश्चित रूप से पूर्ण प्रयास है। इसके अलावा बीकानेर जो इटसेल्फ हमारा जो ज़िला है, उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये विपुल विकास की संभावनाओं का ज़िला है। सोलर की निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो मूंगफली है वो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र में ही मूंगफली उत्पादन में बीकानेर का अपना अहम योगदान है। तो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है
ऑलरेडी भुजिया और नमकीन का तो न केवल देश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हमारा नाम है, तो बीकानेर की इटसेल्फ जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो निश्चित रूप से बहुत तरक्की कर रही हैं, उनको और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चूरू में हमारा चूँकि जो एरिया है वो निश्चित रूप से कुछ शुष्क और कुछ खेती वाला ज़िला है, तो वहाँ जो खेती है, वहाँ जो लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं वो राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी एक प्रॉपर तरीके से जनसुनवाई करके और आम जनता तक, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक उन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम नियमित योजनाओं की मॉनिटरिंग करके उन कार्यक्रमों को जनता के प्रति पहुंचाते हैं। कहीं कोई अगर कहीं से कोई कमी है तो उसको सुधारने का पूर्ण प्रयास करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके जवाब के लिए। और अब मेरा अगला सवाल है नम्रता वृष्णी जी से, जिला कलेक्टर हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब लूं और सवाल पूछूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये वो सब प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश सेवा के लिए बेहतरीन काम किया। सबसे पहले इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। तो मेरा सवाल पहला आपसे है मैम कि ऑपरेशन सिंदूर से ही शुरू करते हैं क्योंकि हम बात इसी से कर रहे हैं। एक तरफ देश की सेना है, बीएसएफ है, वायुसेना है, देश सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन अगर प्रशासनिक लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है कि बॉर्डर ज़िला होने के चलते ज़्यादा मुस्तैदी और चुनौती बनी रहती है, इसको कैसे देखते हैं और क्या जनता का साथ मिला उसके दौरान? जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, आई थिंक वो जो पुराने जनरेशन्स थी जिन्होंने वॉर देखे थे वो अब नहीं थे, शायद सिटी में भी बाकी लोग जो थे उन सब के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। बट चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, हमारा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बीकानेर की आम जनता, सभी की तरफ से हमें अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला। हर एफर्ट में सब ने हमारा साथ दिया और शायद यही कारण था कि बॉर्डर पर होते हुए ऐसी सिचुएशन को हम सक्सेसफुली डील कर पाए। शुक्रिया मैम। अगला सवाल मेरा मयंक मनीष जी से है, आयुक्त नगर निगम। और मेरा सवाल ये है मयंक जी आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर का अनुभव कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कई दशकों बाद शहर में सायरन बजे थे जो कि हमने देखे हैं, लोग पैनिक हो गए थे और जनता के साथ तालमेल बनाकर रहना ये बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी कि इसको मैनेज कर लिया गया। जैसा अभी कलेक्टर मैम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक यूनिक सिचुएशन था जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ जो आर्म फोर्सेस हैं वो तो बॉर्डर पे थे, बट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया और जिसमें लोगों के सपोर्ट से हमने उस समय के पैनिक सिचुएशन में लोगों को ये उम्मीद जताई कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और हर तरह की तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जहाँ तक बात मैं नगर निगम की करूँ तो उस समय 2-3 जो हमारे विंग्स थे उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया। जैसे कि फायर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, जो सतर्क रहे थे, जिसमें पूरे राज्य से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो थोड़े बॉर्डर से दूर हैं वहाँ से हमने फायर ब्रिगेड्स मंगवाए, मैन पावर मंगवाए, अर्जेंट बेसिस पे प्रोक्योरमेंट किया हमने इक्विपमेंट्स का और हमारी पूरी तैनातगी थी। हमने कई फायर ब्रिगेड्स अलग अलग थानों में जो कि बॉर्डर के पास हैं, जो कि सिटी से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर भी हमने तैनात किए, जिससे कि कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि अब जो वॉर है वो अब नए तरीके से किया जा रहा है, तो जब ब्लैकआउट की सिचुएशंस कई बार हमने फेस की थी कि ब्लैकआउट हमें कराना पड़ रहा था, तो उस समय जो लाइट्स थी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हैं या लोगों के घरों की लाइट्स हैं, तो उनको टाइमली बंद कराने में लोगों का भी सपोर्ट मिला और हमारे जो फुट वर्कर्स हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिम्मेदार हैं, जो हमारे फुट वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई कि वो जिस समय ये निर्धारित रहता था कि आज 7 बजे ये ब्लैकआउट किया जाएगा, तो वो 6:30 पौने 7 से वो तैयार रहते थे कि इसको हम करें। उसी तरह से हमने कई चीज़ें इससे सीखी भी कि ये अच्छा मौका है कि कई चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, आज 50-60 हज़ार स्ट्रीट लाइट्स बीकानेर शहर में लगी हुई हैं,
तो उनको किस तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली उनको करने के बजाय उसको ऑटोमेटिकली किया जा सके। तो ये कई चीज़ें हमारी लर्निंग्स भी थी जो हम आगे उसको यूज़ में लेंगे, और कई हमने उसमें प्रशासनिक तौर पे उसमें काम भी किया ताकि लोगों में पैनिक कम से कम हो और सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड हो। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि बीडीए की बैठक की हुई थी और उसमें बीकानेर के विकास को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई थी? आपने क्या कुछ देखा कि अभी फ़िलहाल बीकानेर में और विकास की अगर बात करते ही हैं तो होना भी तो चाहिए, वो विकास की बातें हुई थी, क्या हुआ था और आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को 1 वर्ष हो गया है जनवरी में, और इसी के चलते बोर्ड बैठक ली गई थी जिसमें हमने पिछले 1 वर्ष में जो हमारी जो प्रोग्रेस है एक तो उसको हमने अपने बोर्ड के सामने रखा और आगे की हमारी कार्य योजना। तो पिछले 1 वर्ष की अगर बात करें तो पिछले 1 वर्ष में प्राधिकरण ने 400% ज़्यादा रेवेन्यू इस वर्ष हमने अर्जित किया है। हमने 370 करोड़ रेवेन्यू अर्जित किया है, जबकि नॉर्मली हमारा 90-100 करोड़ तक होता था। और उसी रेवेन्यू के चलते ही हमने पिछले 1 वर्ष में लगभग 200 करोड़ के कार्य करवाए हैं। पार्कों के विकास, रोड्स के विकास, 220 से ज़्यादा कार्य 200 करोड़ के करवाए गए। ये हमने बोर्ड के सामने रखा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आगे विकास की क्या जर्नी रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, तो कल ही हमारी प्राधिकरण की बैठक में हमने 3 नई योजनाओं का भी लॉन्च किया है। नाल एयरपोर्ट के पास हम इंटीग्रेटेड टाउनशिप लाने वाले हैं, एक वेयरहाउस योजना भोजनशाला गांव में लाने वाले हैं। उसी तरीके से जयपुर बाईपास पे एक टूरिज़्म एवं कमर्शियल इंटीग्रेटेड योजना भी हम लाने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी बीकानेर विकास प्राधिकरण चौमुखी विकास शहर में ला पाएगा। बहुत सुंदर जवाब दिया है मैम ने। और अगला सवाल मेरा विश्राम मीना जी आपसे ही है। और क्योंकि हम बीकानेर में हैं आज और बीकानेर में सिर्फ पापड़ और भुजिया की बात ही हम क्यों करें, हम अपने लोक देवता की बातचीत भी करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं किस तरीके से उनको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि चूरू में सालासर बालाजी सर, बीकानेर में देशनोक और श्री गंगानगर में सीमा चौकियाँ और हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थान है और जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप इसमें क्या संभावनाएं देखते हैं आने वाले समय में, और इनके अलावा पर्यटन विकास को लेकर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से बीकानेर संभाग में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। आपने जैसा कि कहा कि चूरू में सालासर के बालाजी हैं, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जी हैं जो एक तरीके से लक्खी मेला जहाँ आयोजित होता है। श्री गंगानगर में भी बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, सीमा स्थल है, वहाँ पे बुढ़ा जोहड़ है। इसी तरीके से जो बीकानेर है उसकी तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ पे जो रायसर के धोरे हैं, यहाँ पे जूनागढ़ किला है और दूसरे जो अन्य काफ़ी देशनोक में करणी माता का मंदिर है। तो ये इतनी विपुल संभावनाएं हैं कि निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और हम इस दिशा में सुनिश्चित तरीके से काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि हमारा एक प्रयास ये है कि जो हमारा टूरिस्ट जो जैसलमेर डाइवर्ट होता है उस टूरिस्ट को कैसे बीकानेर की तरफ मोड़ा जाए, उसको कैसे बीकानेर में हम आकर्षित करें। हमारे माननीय मंत्री जी के प्रयासों से आप जानते हैं कि हमारे हवाई, सड़क और रेल यातायात तीनों मार्ग क्षेत्र है जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे खुले हुए हैं। उनके चूँकि पर्यटन में जो आवागमन के जो साधन हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो माननीय मंत्री जी के जो प्रयासों से पर्यटन की बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आप बीकानेर की जो समृद्ध खान पान की जो पहचान है वो भी निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने की, और यहाँ पर ऐतिहासिक जो इमारत जिसमें आज हम यहाँ बैठे भी हैं ये भी अपने आप में ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे ऐतिहासिक बहुत सारे स्थान हैं जिनको निश्चित रूप से नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि पर्यटन की बहुत विपुल संभावना है। ये निश्चित रूप से एक ज़िले के आर्थिक और जो औद्योगिक विकास है उसके लिए भी ये निश्चित रूप से बूस्टअप का काम करेगा और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इसमें हम सभी जनप्रतिनिधिगण के साथ में मिलकर के, हमारी औद्योगिक जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिल करके और पर्यटन इकाइयों के जो सारे संचालक गण हैं उनके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं।
बहुत सुंदर सर। और जब हम अपने लोक देवता की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिए, और ना सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान का डंका विदेशों में भी बजता है। यहाँ पर इतने लोग आते हैं बाहर से, आपने देखा होगा, और वो यहाँ की संस्कृति में इतना रम जाते हैं कि उनको देखकर लगता है कि वो यहीं के रहने वाले हैं। ना सिर्फ हम मथुरा वृंदावन क्यों देखें, हम अपने यूपी में देखेंगे, लेकिन हमारे राजस्थान को भी तो नहीं भूलना है। राजस्थान में इतने देवी देवता हैं, इतने मंदिर हैं, इतने किले हैं, और आज जो यहाँ पर हम जहाँ पर हैं लालगढ़ पेरिस में, इसको लेकर भी पर्यटन जो आते हैं हमारे बहुत खुश होते हैं और खुश होकर जाते हैं। ये एक अच्छी पहल है सर, शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल नम्रता वृष्टि मैम से है। मैम, हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की, और आप जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार की जो मंशा है बीकानेर का समग्र विकास, और बीकानेर यही चाहता है। बहुत कुछ ऐसे बेहतर काम किए हैं, क्योंकि जो काम आज आप कर रही हैं इसे आने वाले सालों के बाद देखा जाएगा, याद किया जाएगा। और ऐसे में क्या प्लानिंग है बीकानेर को लेकर, और क्या संभावनाएं आप देखती हैं मैम इसके लिए? पहले टूरिज़्म से स्टार्ट करते हैं, आप अभी इसकी चर्चा भी कर रहे थे। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बीकानेर की बहुत सारी आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट भी टाइप की चीज़ें हैं जो इवन जीआई टैग्ड हैं, पर वो इंटरनेशनली या नेशनली उनको उतना फेम नहीं मिला है। तो इन्हीं संस्कृतियों को बढ़ाने के लिए हम पिछले 2 साल से राजस्थान कबीर यात्रा को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें लोकल आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट को हम एक मौका देते हैं, उनको उनके लिसनर्स से जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप बीकानेर में वैसे डेवलपमेंट के हिसाब से पोटेंशियल पूछें, तो जैसा अभी डीसी सर ने भी कहा था, हमारी मूंगफली, इसकी अभी सिंपल ट्रेडिंग हो रही है, इसमें वैल्यू एडिशन इतना नहीं है। तो बीकानेर का एक बहुत पोटेंशियल सेक्टर अगर हम देखें तो वो फूड प्रोसेसिंग का है, उसके लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है। उसके अलावा सेरेमिक एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और हम मतलब सभी जनप्रतिनिधियों का और सरकार का भी यही प्रयास है कि हम सेरेमिक सेक्टर को प्रमोट कर सकें, हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रमोट कर सकें, और उसके साथ ही साथ जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उसको भी एक मार्केटेबिलिटी मिले। अब हम कल्चरल हेरिटेज की बात अगर हम कर ही रहे हैं, मयंक जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि बीकानेर आज हवेलियों का शहर कहलाता है, यहाँ का हेरिटेज अत्यंत समृद्ध है, और इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आज हम देखते हैं कि क्या स्थिति रह गई है। अगर हम हवेलियों की बात करें सर, काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी ऐसे भवन हैं जो कि शायद उस स्थिति में नहीं है, और अगर हमें आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका संरक्षण अच्छी तरीके से कर सकें। अगर वही नहीं बचेंगी तो हमारी संस्कृति के बारे में पता कैसे चलेगा? तो सर यही जानना चाहते हैं कि इनके समाधान के लिए क्या निगम की कोई योजनाएं हैं? जैसा आपने बताया कि बीकानेर 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, और बीकानेर को इससे एक पहचान भी मिलती है। तो हेरिटेज कंजर्वेशन में कई काम किए जा रहे हैं अभी। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी ने दिशा की मीटिंग में हमें एक निर्देश दिए थे कि हेरिटेज सेल की स्थापना हो और उस पर कार्य किए जाएं, एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य किए जाएं। तो हमने एक हेरिटेज सेल की स्थापना की है जो कि नगर निगम के अंदर स्थित है, जिसके अंदर आर्किटेक्ट्स, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हों या प्लानर्स हों, अर्बन प्लानर्स हों, जनप्रतिनिधि, उन सबको सम्मिलित करते हुए उनके आइडियाज़ को लेते हुए हम कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपने बताया, हवेलियाँ काफ़ी पुरानी हो गई हैं, कुछ बंद हैं, कुछ लोग उनको आगे आगे बेच रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं और उसका स्वरूप बदल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति की जो अगर प्रॉपर्टी है हवेली, तो वो उसका चेंजेस भी कर पाए, लेकिन अपने स्वरूप को बिना छेड़े हुए, जो हेरिटेज स्वरूप है उसको बिना छेड़े हुए। तो हेरिटेज बाईलॉज हम बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बाईलॉज वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप हेरिटेज की जो स्वरूप है, जो फैसाड है, उसको आप बिना छेड़े हुए अंदर से कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हेरिटेज बाईलॉज बनाने का काम एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वो किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम हेरिटेज बाईलॉज, जो कि बहुत ज़रूरत है आज बीकानेर शहर को, उसको हम लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हेरिटेज वॉक हमने शुरू किया है बीकानेर में, जिसमें जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन टूरिस्ट हों या फॉरेन टूरिस्ट हों, तो उनको एक एक्सपीरियंशियल चीज़ें पता चलें कि हेरिटेज वॉक में ये चीज़ें बीकानेर की ये प्रसिद्ध हैं, तो उसको हम सिस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम जल्द ही एक हेरिटेज कॉन्क्लेव का भी आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सेक्टर्स से, चाहे वो एकेडमिया हों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों
या कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हों, दूसरे शहरों के जिन्होंने हेरिटेज में काम किया है उनके लोगों को हम बुलाएंगे। 1 या 2 दिन का हम एक कॉन्क्लेव रखेंगे जिसमें उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को समझेंगे और उसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको हम बीकानेर शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कई चीज़ें हेरिटेज सेल के अंतर्गत हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें आएंगे। शुक्रिया सर। पर्णा जी, अगला सवाल आपसे रहेगा कि हम बदलाव को लेकर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज अगर क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, बीकानेर की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मीटिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या कुछ नवाचार, क्या कुछ नया किया जाना चाहिए यहाँ की जनता के लिए जो इनके बेहतर भविष्य को सिक्योर करे? अगर विकास प्राधिकरण की बात करें तो हम 2 पहलुओं पे काम कर रहे हैं। हम नई योजनाएं लाने पे भी काम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू मॉडल भी है और आने वाले समय में जैसे आबादी की भी विस्तार होगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस पर नई स्कीम्स जैसा मैंने बताया हम ला रहे हैं। दूसरा हमारा प्रयास है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें हम मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएँ। जो हमारी NRI कॉलोनी है, जोड़बीड़ कॉलोनी है, इन सब कॉलोनियों पर हम आगे आने वाले टाइम में मूलभूत सुविधाओं पर कार्य करेंगे। तीसरा जो हम एक नवाचार के रूप में कर रहे हैं चीज़ें, GIS पे हम फोकस करते हुए हमने यूटिलिटीज़ की सारी मैपिंग करी है। जो बार बार समस्या आती है कि सड़क को डिफरेंट एजेंसीज तोड़ती हैं, तो उसको लेके हमने जो सीवर, वाटर, चैनल्स, इनकी यूटिलिटीज़ को GIS पे मैप किया है और GIS बेस्ड ही हम अपना लैंड बैंक भी बना रहे हैं। क्योंकि डिजिटाइजेशन का युग है, हम अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज कर रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में जो एक बीकानेर विकास प्राधिकरण को लेकर विश्वास है जनता में वो भी बढ़े और हमारा कार्य भी सरल हो, काउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। अगला सवाल मेरा विश्राम जी आपसे रहेगा और हम ये जानना चाहेंगे अब कि संभागीय आयुक्त होने के नाते क्या आपने प्रत्येक ज़िले की प्राथमिकताएं तय कर ली हैं? आपकी नज़र में प्रत्येक ज़िले की एक एक प्राथमिकता आप बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, प्रत्येक ज़िले की अपने देखिए भौगोलिक दृष्टि से ज़िले की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। विशेषकर हनुमानगढ़ और गंगानगर जो ज़िले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, कृषि प्रधान ज़िले हैं, तो इसमें जो हमारी विशेष प्राथमिकता है वो चूँकि वहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है, अगर हमारी खेती वहाँ पे खुशहाल समृद्ध है तो निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल होंगे। तो वहाँ की प्राथमिकता ये है कि वहाँ के किसानों को सही समय पर पानी मिले और जो उनकी बारी है उसके अनुरूप उनको पानी मिले, गुणवत्ता के साथ पानी मिले और जो काम है, जो काम चल रहे हैं, डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा बीकानेर ज़िले की जो प्राथमिकताएं हैं वो बेसिकली प्राथमिकता ये है कि यहाँ पे विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में बेहतर संतुलन हो। आप जानते हैं कि सोलर हब के रूप में बीकानेर विकसित हो रहा है, इसी तरीके से सेरेमिक की बहुत विपुल संभावनाएं हैं, पर इन सब के बीच में चूँकि पर्यावरण भी बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण इशू है। जैसा कि आप जानते हैं खेजड़ी जो प्लांट है वो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब के बीच में एक हम बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएँ, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चूरू में जो वहाँ धार्मिक पर्यटन और विशेषकर जो वहाँ पे किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, वहाँ पे जो कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जो दावे हैं उनके भुगतान का एक लंबित रहना निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न है। तो मेरी विशेषकर हर ज़िले के प्रति वही प्राथमिकता है जो ज़िले का एक महत्वपूर्ण इश्यू है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा फोकस तो हमारा किसान और मजदूर खुशहाल हो, इस पर हमारा पूरा जोर है। मेरा अगला सवाल नम्रता जी आपसे है। नम्रता जी, पिछले दिनों आपकी कुछ कार्यप्रणाली ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी, जो कि आपने देखा ही था कि चाहे वो टोकन पर रोक लगाने से किसानों को राहत देने वाली बात, तो वहीं आजू गूजा जैसे चिल्ड्रन फेस्टिवल हो, इसके बारे में जानकारी प्लीज़ दीजिएगा और बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आगे की कुछ प्लानिंग और हो इसको लेकर। पहले अगर टोकन की बात करें तो आई थिंक बीकानेर एक प्राइमरीली एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है, एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स किसानों की सुविधा और उनके साथ किसी तरह से इनजस्टिस ना हो, ये हमारी सबसे प्राइम प्रायोरिटी रहती है। MSP प्रोक्योरमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है किसानों के लिए एक वाइबल इनकम क्रिएट करने का। तो ये हम सबका ही प्रयास रहता है कि किसानों के साथ जो है, मतलब जो अन्नदाता है,
मतलब किसान ही अन्न उगाते हैं जो हम सभी खा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए। चूँकि इससे रिलेटेड कुछ शिकायतें थी तो हमारा प्रयास यही था कि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे और किसानों को उनका हित जो है वो सुरक्षित रहे। एंड कमिंग टू आजूगुजा, ये हमारा दूसरा साल था जब हमने ये चिल्ड्रन फेस्टिवल किया और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें और हमारे सिटी के जो बच्चे हैं उन्हें ये बेनिफिट्स हर साल मिलें। इसके पीछे एक ही इंस्पिरेशन थी कि अक्सर बच्चे जब जैसे बीकानेर या कहीं से हम जब बाहर पढ़ने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ के बच्चों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि उनका जो एक्सपोजर था उस लेवल का एक्सपोजर हम छोटे शहरों में अपने बच्चों को नहीं दे पाते। तो वो एक हमारी प्रेरणा कह लें या मोटिवेशन था कि बीकानेर में रहते हुए भी बच्चों को वो सारी एक्टिविटीज़, हॉबीज़ या आर्ट्स के बारे में एक एक्सपोजर मिले, उनका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, बच्चे भी उन चीज़ों को देख सकें, सीख सकें। सो इस तरह से हमने एक हैंडलूम का विरासत वीव्स का भी एक्सपो क्रिएट किया था। तो हमारा एक एफ़र्ट यही है, आगे भी हम यही चाहेंगे कि कल्चरली वाइब्रेंट बनाएं बीकानेर को, क्योंकि ऑलरेडी बीकानेर का एक बहुत ही कलरफुल सा विरासत है जहाँ कलर्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करें और उसको मॉडर्न टाइम्स के साथ अलाइन भी करें। बहुत ही सुंदर जवाब। और इसी के साथ में आज ये जो हमारा फर्स्ट पैनल डिस्कशन है वो यहीं एंड अप होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और अब मैं चाहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर मनीष शर्मा जी से कि सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इन्हें हमारे तमाम जो मेहमान इन्हें मोमेंटो प्रदान करें। ज़ोरदार तालियाँ प्लीज़ एक बार। तो देखिए, ये मंच आज हमने इन्हें नहीं, ये आपको भी दिया है ताकि आप जो है इनके जवाब सुने ही नहीं बल्कि आपको बताने आए थे कि किस तरीके से बीकानेर का विकास हो रहा है और किस तरीके से नई नई चीज़ें हो रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि विश्राम जी मीना आपका आभार प्रकट करें। मनीष जी, ज़ोरदार तालियां प्लीज़ बजा दीजिए एक बार। नम्रता वैष्णवी जी, आपका भी, वृष्णि जी, नम्रता वृष्णि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। विकास की आपने बात की और बहुत अच्छे जवाब इन्होंने दिए, जोरदार तालियां। अपर्णा गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर मौजूद रही और आपने काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन दिया। तो देखिए, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। ये हमारे पहले पैनलिस्ट थे जिन्होंने आपके बात, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही थी। सर प्लीज़ आप अपना स्थान ग्रहण करिए। जी, तो देखिए, और